नमस्कार विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों। आज के अध्याय में हम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य का काल विभाजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम क्यों पढ़ें, क्या विशेषता है इसकी। तो आइए जानते हैं क्यों हम इसे पढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। इसे हम हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मान सकते हैं सच्चे अर्थों में। इससे पहले भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए, परंतु सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब सच्चे अर्थों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। वर्गीकरण करने के साथ साथ उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। दूसरा, विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक बताया गया। इन्होंने ही हिंदी साहित्य को भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास का क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। आइए जानते हैं इनकी किताब के बारे में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कुल 11 अध्याय में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, जिसमें 952 कवियों को सम्मिलित किया गया। इसके साथ देखिए क्या क्या अध्याय थे इन्होंने। चारण काल पहला अध्याय था। दूसरा, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं आजकल। जायसी की प्रेम कविता आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तीसरे नंबर का अध्याय है, जिसे आजकल हम सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जिसे हम भक्ति काल के कृष्ण काव्य के नाम से हम जानते हैं। मुगल दरबार, जिसे हम रीति काव्य के नाम से जानते हैं। तुलसीदास जी, जिसे हम राम काव्य के नाम से जानते हैं। अब रीति काव्य इन्होंने अलग दिया है, रीति काव्य। तुलसीदास के अन्य परवर्ती। 9वां अध्याय है 18वीं शताब्दी। 10वां अध्याय है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां अध्याय है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से कुल 11 अध्यायों में इन्होंने काल विभाजन किया है और हर अध्याय एक काल का सूचक है, साथ ही साथ उसकी प्रवृत्तियां निश्चित की हैं। इनकी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी के युग, अर्थात जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है। इस तरह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा। आइए हम बात करते हैं चारण काल की। विशेष बात है, एक विशेषता इनकी है कि इनके अंतर्गत 9 कवियों को रखा। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और सारंगधर। और प्रगृतिगत काल विभाजन था। कालों का जो नामकरण था उसका आधार एक नहीं था। देखिए यहाँ चारण काल चारणों के आधार पर, उनके कवियों के पेशों के आधार पर, कवियों के प्रोफेशन के आधार पर किया। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण या शती
और धार्मिक पुनर्जागरण अर्थात समाज सुधार या समाज में जो परिवर्तन आया उसके आधार पर किया। यहाँ जायसी की प्रेम कविता यह व्यक्तिगत आधार पर नामकरण है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय ये धार्मिक आधार पर नामकरण है। मुगल दरबार जहाँ पर एक कविता होगी ये स्थान के आधार पर नामकरण है। तुलसीदास भी व्यक्ति के आधार पर नामकरण है। रीति काव्य यह प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण है। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति ये भी व्यक्ति के आधार पर नामकरण है। 18वीं शताब्दी ये समय के आधार पर नामकरण है। कंपनी शासन में हिंदुस्तान यह उस काल के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर नामकरण है। इसी तरह से महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान यह भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर नामकरण है। इस तरह से जो आपने देखा वह था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जो कि एक एक अध्याय के रूप में है। आगे हम अन्य लेखकों के काल विभाजन लाएंगे। आप देखते रहिएगा इस श्रृंखला को, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपकी सब्सक्राइब करने से आपके और मेरे बीच में एक जुड़ाव बढ़ेगा और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्राप्त होंगे। धन्यवाद। अगर नहीं आया हो समझ में कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं।